हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके आराम से रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले कि हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड के, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि अपनी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। ठीक है, और ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको एप्लीकेशन का, और इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें UGC नेट पेपर 1 का अभी क्रैश कोर्स चल रहा है फ्रेंड्स। क्रैश कोर्स जो 17 जून से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 17 जून से स्टार्ट हुआ था क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में हम 10 की 10 यूनिट्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और अभी तक जितना आज तक, यानी कि आज है जो 23 जून है, जहाँ तक हो चुका है वहाँ तक आपको रिकॉर्डेड सेशन देखने को मिल जाएगा। और बाकी का सारा लाइव भी चलेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा। इसकी वैलिडिटी 2 मंथ है। तो आप प्ले स्टोर में जाके SWMG इंस्टॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स का जो प्राइस है वो 1970 रुपये है, जिसमें टोटल 10 की 10 यूनिट्स करवाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। आज कुछ बेसिक बातें करेंगे। आराम से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातों को सुनना है। ठीक है, चलो आज बात किसकी करेंगे? रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति के बारे में बात करेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे फोकस करेंगे। यहाँ पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, तो इसके नाम को भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि रिसर्च होता क्या है। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। क्या होता है? अगेन एंड अगेन। और सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट करना। अगेन एंड अगेन और सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। ठीक है, फाइंड आउट करना। यानी कि रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है फ्रेंड्स, एक चक्रीय प्रक्रम है जिसमें चीज़ों को क्या किया जाता है, जिसमें चीज़ यानी कि प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर प्रॉब्लम से ही आके रुक जाती है। एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, तो इसीलिए इसको रिसर्च बोला गया है। और एप्टीट्यूड होता है एक आपकी कैपेसिटी, किसी भी काम को करने की एक तरह से क्षमता होती है। तो इसीलिए आप UGC नेट पेपर 1 के बारे में बात करो तो उसका नाम भी क्या है? रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करता है, क्योंकि नेट करके या तो टीचर बनोगे, ठीक है, या फिर आप रिसर्च में जाओगे। तो इसीलिए इस पेपर 1 का नाम भी रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल शांति से इसके बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में अगर मैं बात करूं रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करूं मैं, है ना, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च यानी कि शोध के जो प्रकार हैं कितने तरह की हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली अगर इन्हीं बातों को हम आराम से सुन लें तो मुझे लगता है रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे 5 से 6 क्वेश्चन आए तो 2 से 3 क्वेश्चन इस सेशन से आने की संभावना रहती है टाइप्स ऑफ रिसर्च में। जैसे हम बात करते हैं, एक रिसर्च होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गुणात्मक शोध बोलते हैं। ठीक है, गुणात्मक शोध। और एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या होती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसको हम मात्रात्मक शोध बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक गुणात्मक शोध हो गया और एक मात्रात्मक शोध हो गया। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ से जो मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 में बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करूँ क्वालिटेटिव रिसर्च में, गुणात्मक शोध में, तो गुणात्मक शोध में जो भी आपके पास डाटाज होंगे वो किस में होंगे? गुणात्मक रिसर्च में। क्वालिटेटिव में वर्ड्स में होंगे। किस में होंगे? वर्ड्स में, शब्दों में होंगे। किस में होंगे? शब्दों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरी क्वालिटी को डिफाइन करोगे, ठीक है, क्वालिटेटिव यानी कि गुणों को, तो आप शब्दों में डिफाइन करोगे, मात्रा में तो नहीं करोगे ना। ऐसे तो नहीं कहोगे मुकेश गोयल 5 किलो अच्छा है ना, 2 किलो बेकार है,
10 किलो बेकार है, जिस ऐसे तो नहीं कहोगे, यानी कि आप उसको क्वालिटी में, शब्दों में बयां करोगे। वहाँ पे नंबर्स में डाटा नहीं होगा क्वालिटेटिव में, वहाँ पे किस में होगा, वर्ड्स में, यानी कि शब्दों में डाटा होगा। जबकि बात करूँ मैं क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में, जो डाटा होगा आपको वो किसके पास होगा, डाटा होगा वो नंबर्स में होगा, शब्दों में होगा, नंबर्स में यानी कि शब्दों में होगा, शब्दों में होगा। एक यहाँ से असर्शन रीजनिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया अब की बार 2021-22 में, कि ये पूछा गया कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें मेनली स्मॉल साइज़ का सैंपल लिया जाता है, बेसिकली वो स्मॉल साइज़ के सैंपल पे काम करता है। तो ये बिल्कुल सही बात थी, ठीक है ना, एक ये असर्शन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक में सैंपल का साइज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देके सैंपल की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सैंपल के आकार पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव जो है, जो मात्रात्मक है, जो क्वांटिटेटिव है, उसमें सैंपल के साइज़ को लार्ज रखा जाता है। क्यों रखा जाता है सैंपल के साइज़ को लार्ज मात्रात्मक में? मात्रात्मक में जो सैंपल साइज होता है वो लार्ज होता है, क्योंकि इसकी बातों को क्या करते हैं हम, जनरलाइज करते हैं। जितना सैंपल का साइज बड़ा होगा उतना ही इसको जनरलाइज यानी कि सामान्यीकरण कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना? बस चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातों को सुनना है। अगर और मैं क्वालिटेटिव की बात करूं तो क्वालिटेटिव में क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये लचीलापन है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। क्वालिटेटिव क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित है। अनस्ट्रक्चर्ड है तो पूरा फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है। अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसी प्रॉपर स्ट्रक्चर से चलना पड़ेगा। जबकि जो क्वांटिटेटिव है, जो मात्रात्मक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है, कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड यानी कि संरचित होता है, और वो रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है, क्योंकि जब संरचित है तो बिल्कुल रिजिड है, बिल्कुल कठोर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें से कई तरह के आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात करूं, तो जो क्वालिटेटिव अप्रोच है वो कौन सी है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। क्वालिटेटिव गुणात्मक अप्रोच कौन सी है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। क्यों है क्वालिटेटिव पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, क्योंकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो ये कहती है कि हम सच के एक भाग को जान सकते हैं, है ना, 100% सच को जानना मुश्किल है, यानी कि क्वालिटी की बात करता है, गुण की बात करता है। जबकि क्वांटिटेटिव मात्रात्मक ये कहता है कि आप नंबर्स ऑफ सैंपल लेते हो, ज़्यादा साइज बड़ा लेते हो, तो सच को 100% जाना जा सकता है। ये पॉजिटिविज्म बोलता है। तो पॉजिटिविज्म किस में आएगा, पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो किस में आएगी, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक में आएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है। और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है, कौन सी रिसर्च क्वांटिटेटिव है। जैसे पूछ लेते हैं इथिनोग्राफिक रिसर्च, जिसको हिंदी में निर्जातीय शोध कहते हैं, ये कैसी रिसर्च है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। ये पूछ लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको प्रयोगात्मक शोध कहते हैं, ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ऐतिहासिक शोध क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव। एक्शन रिसर्च क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, तो ये कई सारे रिसर्च के जो टाइप्स हैं उससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को ब्रॉडली हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में होता क्या है। तो कुछ शब्दों को आपको याद रखना है कि क्वालिटेटिव में जो भी आपके पास डाटाज हैं वो वर्ड्स में, पिक्चर्स में होंगे, शब्दों में या पिक्चर्स में। जबकि जो क्वांटिटेटिव है उसमें नंबर्स में होंगे, यानी कि संख्या में होंगे। यहाँ पे शब्द नहीं होंगे, ये शब्दों में नहीं, यहाँ पे संख्या में होंगे। यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है कि हिंदी में, इसको काट देना। यहाँ पे संख्या में होंगे, किस में होंगे, संख्या में, सॉरी, ये नंबर्स में होंगे तो संख्या में होंगे, और वर्ड्स में क्वालिटेटिव में होंगे। ये बात आप ध्यान रखें। और मैं आगे बात करूँ फ्रेंड्स, और आगे अगर मैं बात करूँ इसी टाइप्स में, एक रिसर्च होती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। वहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, उसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के और स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बात बता दूं फ्रेंड्स, अब की बार या फिर यूजीसी का एक प्रचलन बन चुका है, या तो ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं बात करूँ फंडामेंटल रिसर्च की, किसकी बात करूँ मैं, फंडामेंटल रिसर्च की, यानी कि जिसको हिंदी में मौलिक शोध बोलते हैं,
मौलिक शोध बोलते हैं, या इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं, यानी कि सैद्धांतिक शोध है ये। कारण क्या है? क्योंकि जिसमें सिद्धांत का विकास होता है, ठीक है, जो भी थ्योरी का डेवलपमेंट होता है, जो भी हम थ्योरी का विकास करते हैं वो फंडामेंटल रिसर्च में करते हैं। ये आपसे असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर रिसर्च के टाइप में हम कीवर्ड्स निकाल के रख लें कि फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक शोध में क्या होता है, तो आपको बताना है कि फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक शोध वो शोध होती है जिसके अंदर हम थ्योरी का डेवलपमेंट यानी कि सिद्धांत का विकास करते हैं, वो एक थ्योरेटिकल या फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है। उसके बाद एक रिसर्च होता है अप्लाइड रिसर्च। कौन सा रिसर्च होता है? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जिसको अनुप्रयुक्त या फिर व्यवहारिक शोध भी बोलते हैं, व्यवहारिक शोध भी बोलते हैं। इस रिसर्च में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपने यहाँ फंडामेंटल में थ्योरी बनाई है, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर सिचुएशन में थ्योरी का अप्लाई करना। अप्लाइड रिसर्च ये नाम ही कह रहा है, मतलब इस जो आपने यहाँ पे कोई थ्योरी का डेवलपमेंट किया है उसको व्यवहार में लेके आना पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ रिसर्च। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ना, प्रैक्टिकल हो गया क्योंकि यहाँ पे तो थ्योरी बनाई जा रही थी फंडामेंटल रिसर्च में, और अप्लाइड रिसर्च में क्या किया जा रहा है, उस जो थ्योरी बनाई है उसको अप्लाई किया जा रहा है। मीन्स इट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द रिसर्च, है ना, क्योंकि थ्योरी को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, व्यवहार में लेके आ रहे हैं। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ एक्शन रिसर्च के बारे में फ्रेंड्स। एक्शन रिसर्च जिसको हम हिंदी में क्रियात्मक शोध बोलते हैं, एक्शन रिसर्च जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक शोध बोलते हैं। एक्शन रिसर्च की बात करूं मैं, तो एक्शन रिसर्च जो है, क्रियात्मक शोध है, वो अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है। क्रियात्मक शोध है वो अप्लाइड रिसर्च का ही भाग है। मान लेते हैं ये कंप्लीट अप्लाइड रिसर्च है, तो ये एक्शन रिसर्च है, ठीक है। ये अप्लाइड रिसर्च है ना, अप्लाइड है, तो ये कौन सा है, एक्शन रिसर्च है, यानी कि क्रियात्मक शोध है। ये अगर व्यवहारिक है तो ये एक्शन यानी क्रियात्मक शोध है। एक्चुअली में क्यों है ये, ऐसा क्या है इसमें? एक्शन रिसर्च में कई सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो साइक्लिक रिसर्च है। कैसी रिसर्च है? साइक्लिक, चक्रीय शोध है ये। क्यों है चक्रीय शोध? क्योंकि एक साइकिल में चलती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, तो एक्शन में क्या होता है, किसी चीज़ का इमीडिएट सॉल्यूशन की बात होती है। अगर आपको ये शब्द दिखे साइक्लिक रिसर्च, इमीडिएट सॉल्यूशन, तुरंत तत्क्षण एकदम से किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना हो, तो जैसे पहले इसमें एक्शन साइक्लिक क्यों चलती है, पहले प्लान बनाया जाता है, फिर उस प्लान पे एक्ट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है और फिर रिफ्लेक्ट होता है। तो एक तरह से ये साइकिल चलता है। क्या है? प्यार नहीं है, ये PAOR है। क्या है? PAOR, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। प्यार नहीं है, क्या है? PAOR। प्यार कहाँ है आजकल, सिर्फ PAOR है। प्लान एक्ट ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट है। पहले प्लान बनाया जाता है, फिर एक्ट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। इस साइकिल में चलता है, इसलिए एक्शन रिसर्च को साइक्लिक या चक्रीय शोध बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक्शन रिसर्च मैंने अभी बताया, अगर आपको शब्द दिखे कहीं किसी चीज़ का अगर इमीडिएट सॉल्यूशन करना हो, क्या करना हो, इमीडिएट सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन करना हो, एकदम तुरंत सॉल्यूशन करना हो, तत्क्षण सॉल्यूशन करना हो, कहते हैं एक्शन लेंगे, वहाँ पे एक्शन रिसर्च होगी। यहाँ से UGC नेट ने क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन पूछा कि आप एक बात बताइए, कोई टीचर है वो स्टूडेंट्स के पढ़ने के व्यवहार में चेंज करना चाहता है कि उनका रिजल्ट इम्प्रूव हो, तो किस तरह का रिसर्च करेगा? तो वो एक्शन रिसर्च करेगा, क्योंकि वो उसको एकदम एक्शन लेना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, वरना तो बहुत स्टूडेंट्स का नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे एक्शन रिसर्च होगी। तो ये एक्शन रिसर्च की बात होगी, ठीक है फ्रेंड्स। एक रिसर्च हमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसको कार्योत्तर शोध बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में बात करते हैं। कौन सी है फ्रेंड्स? आराम से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से समझना है। एक रिसर्च है एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसको हिंदी में कार्योत्तर शोध बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या कार्योत्तर शोध में क्या होता है? मान लेते हैं कोई ह्यूमन बीइंग है ना, कोई ह्यूमन बीइंग है और इसको कैंसर हो गया है, कर्क रोग हो गया है, कैंसर हो गया है, यानी कि ये इम्पैक्ट आ चुका है। ये इम्पैक्ट क्यों आया?
इसका कारण अगर ढूंढें, यानी कि आफ्टर द इम्पैक्ट अगर उस चीज़ का हम कारण ढूंढें तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा। या अगर इसका हम कोज देखते हैं, इसका कारण क्या है, मतलब इस कैंसर का कारण क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे इम्पैक्ट क्या, इस इम्पैक्ट का कारण क्या है, कोज क्या है, अगर हम ये ढूंढते हैं तो वो कौन सी रिसर्च होगी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगी। तो आपसे ये पूछे कि आफ्टर इम्पैक्ट की जाने वाली रिसर्च कौन सी है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, या पूछे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, तो आप कहोगे इसमें जो इम्पैक्ट आ चुका है उसका कारण ढूंढा जाता है। और इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। कौन सी रिसर्च कहते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि एक तरह से आभासी प्रायोगिक शोध भी बोलते हैं, आभासी प्रायोगिक शोध भी बोलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है एक्चुअली में, वैसे इसको ध्यान से समझना, चित्त को रिलैक्स करके, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं भी है तो आराम से सुनोगे तो शायद समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बनाते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र वेरिएबल होता है, वो कोज की तरह काम करता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक तरह से इफेक्ट की तरह काम करता है। जिसमें ऐड और सेल का हम एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं कि ऐड हम चेंज कर सकते हैं, किससे करवानी है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल पे वो प्रभाव डालेगा तो सेल डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कोज में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन देखो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम कोज में कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो इम्पैक्ट आ चुका है और इस कोज में ये तो ढूंढना है, इसमें हम चेंज क्या करोगे, किसी ने लड़ाई करवा दी आपकी, ठीक है ना, अब लड़ाई करा दी ना तो लड़ाई तो हो चुकी, उसके पीछे का कारण ढूंढना है, उस कारण को हम चेंज तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल की तरह तो है ये, क्योंकि कोज और इफेक्ट दोनों चीज आ रही है, लेकिन पूरी एक्सपेरिमेंटल नहीं है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, है ना, आ गई होगी, नहीं आई होगी तो 2 बार सुन लेना। बस चित्त रिलैक्स रखना है, मन शांत रखना है, जल्दबाजी करनी नहीं है, सबको समझ में आ जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं दे देता हूँ, अपनी जो SWMG एप्लीकेशन है, जिसको मैंने शुरुआत में ही बात की थी, सक्सेस विद मुकेश गोयल जो ऐप है अपनी, ठीक है, इसमें क्रैश कोर्स चल रहा है, UGC नेट पेपर का रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है। इसमें वो कोई स्टूडेंट एडमिशन ना ले जिसके दिमाग में जल्दबाजी है। ना तो मैं जल्दबाजी से कभी पढ़ाऊँगा, ना उनकी बात सुनूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद उसको लगेगा कि सर बहुत आराम से सारी चीज़ें करते हैं, ये वो भड़क ना तो वो अपने दिमाग में रखे, ना वो भड़क मुझे दे। ठीक है, जिसका चित्त शांत है और वास्तव में वो मुझसे पढ़ना चाहता है, रिलैक्स होकर सारे कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहता है, वो यहाँ आए, ठीक है, वही यहाँ पे आके पढ़े। मेरा काम क्वालिटी प्रोवाइड करवाना है, क्वांटिटी नहीं। मैं आराम आराम से शांति से कंसेप्ट्स को पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वही स्टूडेंट अब इस ऐप से और मुझसे जुड़े, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत धन्यवाद। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पढ़ ली, उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, जो अभी बताया था इसमें वेरिएबल, इसमें कुछ बातें आप ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, है ना, प्रयोगात्मक शोध के बारे में, प्रयोगात्मक शोध के बारे में। आपको पता है ये एक तरह से वेरिएबल्स का रिलेशन बनाने की बात करता है, तो ये कैसी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मात्रात्मक शोध है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मात्रात्मक शोध है, क्योंकि वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बनते हैं, चरों के बीच रिलेशन बनता है, वेरिएबल्स के बीच, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि चर की हमने बात की थी अभी, ठीक है। और इसके अंदर एक होता है कंट्रोल ग्रुप, जिसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जाता है, ये नियंत्रण में रखा जाता है। एक कंट्रोल ग्रुप होता है, नियंत्रित ग्रुप होता है, ठीक है। और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल, यानी कि प्रायोगिक ग्रुप होता है, जिस पे क्या किया जाता है, शोध की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एक बार UGC ने ऐसा भी पूछ लिया, ऐसी कौन सी रिसर्च या शोध है जिसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, वो रिसर्च होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और ये कैसी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक शोध है, इसमें वेरिएबल्स या चरों के बीच रिलेशन बनाया जाता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख लोगे तो सारे रिसर्च हो जाएंगे, आई थिंक आराम से हो सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत आराम से चीज़ों को आप कर सकते हो। बस आपका मन रिलैक्स हो,
चित्त शांत हो, तो एक एक के पॉइंट, क्योंकि आप अगर एक बात समझो फ्रेंड्स, पेपर 2 और पेपर 1 की बात करो, आप इतनी तैयारी करते हो, सिलेक्शन नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि आप कंसेप्ट्स क्लियर मेरे हिसाब से नहीं करते होंगे। अगर कंसेप्ट्स को सारों को मिला लिया जाए, कितने कंसेप्ट्स होंगे, उधर उधर बातों को घुमा फिरा के तो पूछा जाता है फ्रेंड्स। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से भड़ाम से कुछ नई चीज़ आ जाती है। मान लेते हैं एक पेपर में 2 4 5 क्वेश्चन नए हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि सारे ही होते हैं, कंसेप्ट्स वही होते हैं, उनको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है और वहाँ पे हम शायद शांति से नहीं पढ़े होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आराम से पढ़ें। एक रिसर्च होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। कैसी रिसर्च होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध, इसमें क्या होता है, इसमें पास्ट की स्टडी की जाती है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, है ना, सिविल सर्विसेज है या बड़े बड़े एग्जाम है, उसमें हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? कि हम पास्ट की चीज़ों को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें। तो हम पास्ट की चीज़ों को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें तो वहाँ कौन सी रिसर्च होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक शोध होती है। ये तो एक बेसिक सी बात होगी। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, याद रखना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये गुणात्मक शोध है। क्योंकि जो भी इतिहासकार इसमें सामान्यतः कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करेगा वो बेसिकली वर्ड्स में, शब्दों में करेगा, और शाब्दिक जहाँ पे होता है, वर्ड्स जहाँ पे होता है, वहाँ क्वालिटेटिव या गुणात्मक शोध होती है। ये हमने देखा है। इसमें मेन जो बात है, जहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछती है फ्रेंड्स, कि इसमें दो तरह का एक क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है कि ये जहाँ भी डॉक्यूमेंट से हम, जहाँ भी डॉक्यूमेंट से चीज़ ले रहे हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो दो तरह का क्रिटिकल एनालिसिस होता है। एक होता है एक्सटर्नल। कौन सा होता है? एक्सटर्नल। कौन सा होता है? एक्सटर्नल, जिसको हम बाह्य कहते हैं। और एक इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है जिसको हम आंतरिक क्रिटिसिज्म या आलोचना कहते हैं। इंटरनल, आंतरिक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म यानी कि बाह्य, और एक इंटरनल क्रिटिसिज्म यानी कि आंतरिक क्रिटिसिज्म। जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है उसको लोअर क्रिटिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर क्रिटिसिज्म। ये एक तरह से लेस इंटेलेक्चुअल है और ये लोअर लेवल का क्रिटिसिज्म है। और इंटरनल क्रिटिसिज्म को क्या बोलते हैं? हायर लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म, उच्च लेवल का क्रिटिसिज्म है, हायर लेवल का क्रिटिसिज्म है ये। ऐसा क्या होता है कि आंतरिक वाले क्रिटिसिज्म को हम हायर लेवल का क्रिटिसिज्म बोलते हैं और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म यानी बाह्य को हम निम्नतम स्तर का क्रिटिसिज्म या आलोचना बोलते हैं। इसके पीछे कारण ये है फ्रेंड्स, जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी देखते हैं ओनली। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स की क्या देखते हैं? ऑथेंटिसिटी। डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी देखते हैं, यानी कि कोई भी जो दस्तावेज है उसकी प्रमाणिकता देखते हैं। दस्तावेज की प्रमाणिकता देखते हैं किसमें? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। जबकि जो इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है उसमें हम कंटेंट की रिलायबिलिटी को देखते हैं। क्या देखते हैं? कंटेंट कितना विश्वसनीय है। तो आप खुद ही बता दो हायर लेवल का कौन सा हुआ? कंटेंट की रिलायबिलिटी, है ना। जो भी उस डॉक्यूमेंट में सामग्री है वो कितनी विश्वसनीय है, उसमें लिखी हुई सामग्री है वो कितनी विश्वसनीय है। आप बताओ, अगर सामग्री विश्वसनीय होगी तो ये हायर लेवल का ही क्रिटिसिज्म होगा ना। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास कोई बुक है, उस बुक में मैं सिर्फ ये देखूं कि ये किस डेट में आई, इसमें टेक्सचर ठीक है कि नहीं, ये तो एक तरह से डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी होगी। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि इस बुक में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कितना रिलायबल है, लिखने वाले को इस फील्ड का कुछ पता था या नहीं था, ये चीज़ें चेक करूं, तो दिस इज द इंटरनल क्रिटिसिज्म, द रिलायबिलिटी ऑफ कंटेंट, सामग्री की विश्वसनीयता। तो ये आंतरिक लेवल का क्रिटिसिज्म है और ये हायर लेवल का क्रिटिसिज्म है। तो किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च में ये दोनों क्रिटिसिज्म होना बहुत ही जरूरी है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म। याद रखना है हायर लेवल का कौन सा है? इंटरनल है, क्योंकि इसमें कंटेंट की बात होती है, रिलायबिलिटी ऑफ कंटेंट होती है। जबकि एक्सटर्नल को लोअर लेवल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है, दस्तावेज की प्रमाणिकता को चेक किया जाता है। आई थिंक ये कई सारे टाइप हमने पढ़े हैं जो बहुत ही काम की चीज़ें हैं, है ना। मेरे हिसाब से आपको बहुत काम आने वाली है, और आप अगर अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके सुनोगे तो बहुत बेहतर हो सकता है फ्रेंड्स। अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं।
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो मुझे लगता है नुकसान करोगे अपने आप का ही। तो अपना चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स रखें, खुश रहें, सब अच्छा होगा। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं रख करना चाहिए। तो हमेशा अपना चित्त है वो शांत रखें, है ना, चित्त शांत रखें भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जितना खुश रहोगे, जितना चित्त शांत रखोगे, उतनी ही चीज़ें बेहतर होगी। तो फिर मैं आप 2-3 बार मैंने बोल दिया है कि SWMG पे क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। SWMG अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, ठीक है, और आप अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहें, अच्छे से चित्त को शांत करके सारी बातें सुनना। मैंने इस शब्द का कम से कम 20 बार यूज़ किया है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग इस शब्द को सुन के इरीटेट भी हो गए होंगे कि सर कितनी बार चित्त शांत बोलते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा माइंड फिर फ्रस्ट्रेट होने की कोशिश करता है, फिर भागने की कोशिश करता है, फिर जल्दबाजी होने की कोशिश करता है, फिर पकने की कोशिश करता है। तो मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि प्लीज़ रिलैक्स, सब अच्छा है। अगर एक एक कंसेप्ट को भी डेली समझने की कोशिश करो ना, तो इतनी 6-6 महीने आप तैयारी करते हो तो बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन जल्दबाजी बहुत है दिमाग में, पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन जाना कहीं नहीं है, यहीं रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहो, इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।